न्यूज़ तक के मंच पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मंच पर जो हमारे आज के मेहमान हैं, वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने भारतीय सेना में 40 साल से ज़्यादा भारतीय सेना को समर्पित किए, 4 दशक की बेदाग सेवा। ऐसे समय में उन्होंने नॉर्दर्न कमांड सँभाली जब देश की सरहदें तप रही थी। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के वो हीरो रहे, यानी कि जो सर्जिकल स्ट्राइक थी वो उन्हीं की निगरानी में अंजाम दी गई। मंच पर आज स्वागत करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा का। नो नॉनसेंस ऑफिसर की छवि वाले डीएस हुड्डा का बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। Huda Saab, it's been almost, I think, almost 10 years since you hung up your boots. या 9 वर्दी 9 इयर्स और सो। 9 years. या वर्दी की याद आज भी आती होगी ज़रूर। बिल्कुल। When you look back, तो क्या याद आता है वर्दी के बारे में? क्योंकि वो तो मन मस्तिष्क से जब पहली बार वर्दी पहनी होगी, वो तो जाता नहीं होगा कभी आँखों से। तो मैं अपनी 40 साल की अगर यूनिफ़ॉर्म की जर्नी देखूँ तो एक चीज़ जो बिल्कुल स्टैंड आउट करती है दैट वी हैव सीन द बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन नेचर। हम बात करते हैं करेज, ऑनर, लॉयल्टी, इंटेग्रिटी। ये सब चीज़ें हमारे लिए सिर्फ शब्द नहीं हैं। ये चीज़ें हैं जो कि डेली प्रैक्टिस की जाती हैं आर्मी लाइफ में। कॉमरेडशिप का एक बहुत अहम रोल है आर्मी लाइफ में। एक बार आपने यूनिफॉर्म पहन ली तो आपकी क्या जाति है, क्या धर्म है, क्या कैसे दिखते हैं आप, ये सब चीज़ें बिल्कुल एकदम से गायब हो जाती हैं। और यही है कि आप का जो बॉन्ड बनता है वो शायद फैमिली बॉन्ड से भी ज़्यादा तंदुरुस्त होता है। तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ी सी जो फ़ौज में देखने को मिलती हैं कि अ, जैसे बोलते हैं कभी खुशी कभी गम। दुख की बातें भी हैं कि बहुत सारे ऐसे साथी देखे हैं हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ। और हम बोलते हैं कि देखो ये तो आपकी ड्यूटी है, लेकिन दुख भी होता है क्योंकि काफ़ी चोट पहुंचती है फैमिलीज़ को खासकर। तो ये चीज़ें भी हम भूल नहीं सकते। अगर आप आज मुझसे पूछें कि मैंने 16 साल में अपनी पहली बार यूनिफॉर्म पहनी थी जब मैं एनडीए ज्वाइन किया था, कि क्या आप कोई दूसरा करियर चूज़ करते तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं। ये नहीं क्योंकि एक बहुत अच्छी लाइफ भी थी आर्मी में, इसलिए कि आर्मी लाइफ ने मुझे एक और अच्छा इंसान बनाया है। तो ये चीज़ें हैं जो कि मतलब आज तक मुझे याद हैं। मतलब वर्दी तो ताउम्र जुड़ी रहेगी आपसे ज़रूर, लेकिन कुछ ऐसी रातें होती हैं जो एक फ़ौजी के कहीं न कहीं ज़हन में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। मैं ज़िक्र कर रही हूँ 28-29 सितंबर 2016 की उस रात का, जब उधमपुर के वॉर रूम में पूरी दुनिया के लिए खामोशी थी। क्या हो रहा था 28-29 सितंबर 2016 की उस रात को? उरी के 10 दिन बाद की हम बात कर रहे हैं। उस रात को हमारे सोल्जर्स तकरीबन 150 सोल्जर्स पाकिस्तानी टेरिटरी में चले गए थे। और उनका टास्क था कि वहाँ के जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको स्ट्राइक करना। इसका दिस वाज इन रिस्पांस टू जो हमारा उरी पर जो हमला हुआ था जिसमें हमारे काफ़ी सोल्जर्स शहीद हो गए थे। अ, तो ये रात थी वो जब हम सर्जिकल स्ट्राइक किया, जो बाद में फेमसली सर्जिकल स्ट्राइक का नाम पड़ गया था। बट बेसिकली इट वाज कि मल्टीपल जगह में जो पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको हिट करके वापस आना। नहीं, लेकिन ये कब से ये पूरी प्लानिंग सर्जिकल स्ट्राइक की चल रही थी? सरकार की तरफ से कैसा, आपके और सरकार के बीच कैसा समन्वय था? देखिए, सरकार ने जब एक बार उरी का हमला हो चुका था हमारे उरी गैरिसन पर, सरकार ने काफ़ी स्पष्ट रूप में हमको जो ऑब्जेक्टिव बताए थे वो थे कि अ, देखिए इसका रिस्पांस स्ट्रांग होना चाहिए और इसका रिस्पांस जो है वो क्रॉस बॉर्डर होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने टेरिटरी में कहें कि हम टेररिस्ट को मारेंगे। तो बॉर्डर क्रॉस करके जाना है और अ, जल्दी करिए इसको ताकि इसका इम्पैक्ट रहे कि हमने
एक जवाब दिया है पाकिस्तान को। तो ये क्लियर ऑर्डर्स थे। उसके बाद जो डिटेल्ड प्लानिंग हमने की थी, किस तरह से टारगेट होंगे, कितने लोग जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, टारगेट सिलेक्शन कैसे होगा, प्लान कैसे बनेगा, ये सब नॉर्दर्न कमांड में मेरे हेडक्वार्टर में ये प्लान बनी थी। और इसमें कोई पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से इंटरफेरेंस नहीं थी। उन्होंने क्या कहा? जो उचित समझो या कहा कि प्रहार करो? नहीं, नहीं, तो मैंने बोला, उन्होंने कहा था कि भई हमें एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स चाहिए। उसके बाद हमने प्लान बनाई और प्लान को पहले आर्मी चीफ को प्रेज़ेंट किया हमने और फिर गवर्नमेंट को प्रेज़ेंट किया और गवर्नमेंट ने कहा हमारी तरफ से ये प्लान ठीक है। जैसे मैंने बोला, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं था। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको थोड़ा बदली कर दो या इस तरह से करिए। उन्होंने अप्रूव कर दिया और फिर हमने उसको एग्ज़ीक्यूट कर दिया। उस वक़्त आप उस रात को लाइव फ़ीड आप देख रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जब वहाँ हलचल हुई, टारगेट हिट होना शुरू हुए, सेलिब्रेशन, हाई फ़ाइव, वॉर रूम में ऐसा कुछ हुआ? या फिर चिंता हो रही थी आगे की, आगे क्या होगा? देखिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लान था। लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि वो उरी की जो मूवी थी वो कितनी सच थी। तो अ, उरी मूवी में एक टारगेट अटैक हुआ था। हमने 5 टारगेट अटैक किए थे उस रात को। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्लान था। पहला टारगेट रात के 12 बजे हिट किया था और जो आखिरी टारगेट था वो 6 घंटे के बाद सुबह 6 बजे। अ, तो थोड़ी कंसर्न तो था। मेन कंसर्न यही था कि सब लोग वापस आने चाहिए। या तो अपने दो पैर पे आएंगे या अपने दो पैर पे नहीं आ सकते तो किसी के कंधे पर आएंगे। लेकिन किसी को पाकिस्तान टेरिटरी में छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये थोड़ी सी टेंशन थी पर कॉन्फिडेंस भी था। यदि कि प्लान अच्छा बना था, सोल्जर्स बहुत अच्छे वेल ट्रेन थे, तो कॉन्फिडेंस था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारा कॉन्फिडेंस सही रहा कि सब सारे के सारे सोल्जर्स हमारे अपना टास्क करके वापस आ गए। नहीं, उस वक़्त तो दिल्ली की नज़रें आप पर थी और आपकी नज़रें सरहद पार थी। आपको एक बार के लिए भी लगा कि अगर ये गलती से भी मिशन भटक गया, तो पूरी ज़िम्मेदारी जो है वो आप पर आ जाएगी? नहीं, वो तो आएगी क्योंकि प्लानिंग मेरे हेडक्वार्टर में ही हुई थी। प्लानिंग पूरी मेरे अंडर हुई थी। जो ट्रुप्स गए थे, स्पेशल फोर्सेस के जो सोल्जर्स गए थे, वो डायरेक्टली कमांड के नीचे थे। जैसा मैंने आपको बताया, प्लानिंग हमने ही की थी। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आपकी प्लान ठीक है, आप जाइए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत तो लेनी पड़ती है अगर कुछ गलत हो जाए तो। अच्छा, जो जिस रात का हम ज़िक्र कर रहे हैं, आपकी उस रात और जनरल नरवणे की किताब में जिस रात का ज़िक्र है, यानी 2020 अगस्त की, उस रात में एक बड़ा अंतर ये है कि आपको स्पष्ट आदेश था, प्रहार करो, जैसा आप कह भी रहे हैं। लेकिन उस किताब के जो अंश वायरल हुए, वो हुए, जो उचित समझो वो करो। आपके मुताबिक, एक कमांडर जो रह चुके हैं, उनके मुताबिक, क्या ये सरकार का, नेतृत्व का पल्ला झाड़ना था या ये फ्री हैंड था? देखिए, सिचुएशन कंसिडर करनी पड़ती है। तो जो आप बता रहे हैं कि जनरल नरवणे की बुक में जो इंसिडेंट है, वो इंसिडेंट था कि एक सिचुएशन है कि चाइना के टैंक्स और उनके सोल्जर्स हमारी पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अ, और लग रहा था कि वो हमारी पोजीशन पर हमला करके और उस वहाँ के जो हमारे सोल्जर्स थे उनको वहाँ से निकालना चाहते थे। ऐसी सिचुएशन में जो ग्राउंड पर है उसको मालूम है एग्जैक्टली क्या करना है। मेरे हिसाब से ऐसी सिचुएशन में पॉलिटिकल लीडरशिप आपको क्या जवाब देगी। अब डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ये तो नहीं बोल सकते कि आप अभी इतने टैंक वहाँ लेके जाओ या इतने सोल्जर्स वहाँ लेके जाओ। ये तो लोकल कमांडर्स की जिम्मेवारी है। तो आई थिंक सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। बट मेरे हिसाब से मतलब और कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप इस सिचुएशन में बोल नहीं सकती थी। यही बोलना था कि लोग, आप ग्राउंड पर कमांडर्स हैं, आपको मालूम है क्या करना है, आप उसी हिसाब से काम करिए।
लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 3-4 घंटे लगातार वो फ़ॉलो-अप चलता रहा। आपको लगता है कि इंतज़ार किया ही नहीं जाना चाहिए था, अपने हाथ में पूरी कमान जो है वो सँभाल लेनी चाहिए थी? सरकार का जवाब तो जब आया तब आया। हाँ, तो जो एक्शन लेनी है वो तो आप तैयारी करिए, उसके बाद जी। मुझको ये भी नहीं पता कि अब वो जनरल नरवणे ही बता सकते हैं कि किस तरह की रेस्ट्रिक्शन थी उनके ऊपर, कि ऐसी हालत में जब दुश्मन आपकी तरफ बढ़ रहा है तो आप किस लिए फ़ोन करके ये सवाल कर रहे हैं? क्या इतनी इतनी रेस्ट्रिक्शन थी कि आपके ऊपर? इसका जवाब तो मेरे ख़्याल में आई थिंक जनरल नरवणे कैन बेटर आंसर दिस। लेकिन जनरल हुड्डा आप ये भी जानते हैं कि 2020 से 2024 तक करीब 35 किताबें जो हैं वो एमओडी के सामने पेश हुई। उसमें से लगभग सारी किताबें जो हैं अप्रूव हो जाती हैं इन 4-1 सालों में। लेकिन एक किताब जो अप्रूव नहीं होती वो होती है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इज़ इट नॉर्मल ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, उस प्रोसीजर से तो किताब जाएगी ही। लेकिन केवल इस किताब को पूरी तरह से अटका देना, मैं कहूँगी, उस पर कोई फैसला ना लेना या होगी या नहीं होगी, बीच में उसको अटकाए रखना, क्या सही है? नहीं, मेरे हिसाब से सही नहीं है। देखिए गवर्नमेंट ने कहा है कि ये किताब हमारे अप्रूवल के बगैर पब्लिश नहीं होगी, वो ठीक है, वो उनकी अथॉरिटी है, वो बोल सकते हैं। अ, मेरा मानना है कि आप 3 एक्शन में से एक करिए। या तो आप बोलिए ठीक है बुक पब्लिश कर दीजिए। दूसरा आप बोल सकते हैं कि बुक पब्लिश करिए लेकिन इसके कुछ पोर्शंस हैं, उनको जैसे बोलते हैं रिडैक्ट कर दीजिए, उनको निकाल दीजिए और उसके बाद बुक पब्लिश हो जाएगी। या आप सीधा बोलिए कि हम इस बुक को पब्लिश करने के लिए परमिशन नहीं देते हैं। जैसा आपने बोला कि इसको कीप इट हैंगिंग कि 2 साल हो गए, इससे और सवाल उठते हैं कि भाई क्यों आप परमिशन नहीं दे रहे हैं? मकसद क्या है आपका? तो थोड़ी ट्रांसपेरेंसी मेरे हिसाब से ज़रूरी है। आप जो भी डिसीजन लेना है लीजिए, बट ऐसे इसको लटका के नहीं मत रखिए। लेकिन अब क्या आपको ये भी लगता है कि अ, सरकार जिस तरह से डिफेंसिव हो गई संसद में भी इसे लेकर, किताब भी अटकी हुई है आज भी, कहीं न कहीं जो नेशनलिस्टिक छवि सरकार हमेशा पुश करने की कोशिश करती है, उस पर डेंट ना पड़ जाए, इस बात का डर है? देखिए थोड़ी सेंसिटिविटी तो है गवर्नमेंट को ऑन नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, वो हमने देखा है पहले भी, कि दे डोंट वांट टू बी सीन एज कि हम थोड़े से भी कमज़ोरी आ गई नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज में। मतलब मैंने भी बहुत बहुत सारे डिसीजन लिए हैं अपने करियर में, अ, और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि देखिए अगर हम सोचते हैं कि हर डिसीजन 100% परफेक्ट होगा हर समय, अ, तो ये नहीं हो सकता। आप डिसीजन उस समय ले रहे हैं, उस समय क्या सिचुएशन है, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, किस तरह की आपको एडवाइस मिल रही है, उसके बेसिस पर आप डिसीजन लेते हैं। अ, कुछ डिसीजन सही होते हैं, कुछ डिसीजन गलत होते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में है कि देखिए मैं ये चीज़ नेशनल इंटरेस्ट जो से कर रहा हूँ, तो इतना सेंसिटिव होने की भी ज़रूरत नहीं है कि कुछ गलती हो जाएगी, बट पहले भी हुई हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर नेशनल सिक्योरिटी डिसीजन जो हमने लिया है वो सही है। सो आई थिंक थोड़ा सा ओवर सेंसिटिविटी को छोड़कर और थोड़ी ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। जी। अच्छा, आपने क्योंकि इससे पहले जब नरवणे जी और वो चाइना का ज़िक्र हम जब कर रहे थे, आपने कहा कि वहाँ जो बैठा व्यक्ति है, नरवणे साहब ही बेहतर बता पाएँगे कि उस वक़्त क्या स्थिति थी। कोई ऐसा स्टैंड ऑफ, कोई ऐसा प्रकरण आपको याद आता है, जब पहले इस तरीके का स्टैंड ऑफ हुआ हो? कैसा रिस्पॉन्स उस वक़्त था? देखिए सितंबर 2014 की बात है। एक हमारा पोस्ट है ईस्टर्न लद्दाख में, उसका नाम है चुमर। हुँ। अ, तो एक दिन एकदम से तकरीबन 300-400 चाइनीज़, उनके साथ डोजर्स थे, और उन्होंने कोशिश की कि बॉर्डर हमारी तरफ वो डोज़र से रोड बनाना शुरू शुरू किया। इन 300 के खिलाफ एक छोटा सा पोस्ट था, उसमें 30-40 लोग थे, उसमें एक यंग ऑफिसर था, कैप्टन। जैसे ही उसने देखा, एकदम से वो वहाँ भागा अपने ट्रुप्स को लेकर, और वहाँ जाके वो जो डोज़र ऑपरेटर था उसको बिल्कुल रोक दिया, चाइनीज़ डोज़र को, और हमारी तरफ आने नहीं दिया।
ये वो भी समय था जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आई थिंक अगले दिन या उसके 2 दिन के बाद इंडिया विज़िट के लिए आने लगे थे। अब ये यंग ऑफिसर को मालूम था मेरा काम है बॉर्डर को गार्ड करना, इंश्योर करना कि कोई इस साइड नहीं आएगा। उसने फ़ोन उठाकर नहीं पूछा कि मैं क्या करूँ, क्या मैं करूँ कि या मैं नहीं करूँ, कि प्रेसिडेंट आएगा तो बड़ी कुछ पॉलिटिकल चीज़ हो जाएगी अगर मैंने ऐसे किया। तो ऐसे है कि मतलब जो ग्राउंड पर आदमी है उसको क्लियर है कि ये मेरा टास्क है और ये मेरा टास्क मुझे करना है। अगर आप च्यूमर इंसिडेंट को देखेंगे तो ये जो पहले दिन के बाद तकरीबन मेरे हिसाब से 10-12 दिन तक ये स्टैंड ऑफ चला हमारे और चाइनीज़ के बीच में। उसके बाद हमने बोला देखिए हमने कितना स्ट्रॉन्ग कदम उठाया है, चाइनीज़ को हमने रोक दिया। वो तो ठीक है, लेकिन जिसने सबसे पहले रोका और अगर उसने एक्शन नहीं लिया होता तो चाइनीज़ अंदर आ जाते। तो जो ग्राउंड पे आदमी है उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि किस तरह से वो इंसिडेंट्स को टैकल करता है। तो आपको लगता है कि जनरल नरवणे ने ज़्यादा ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़्यादा फ़िक्र की या फिर उस अप्रूवल का इंतज़ार करके गलत किया? क्या कह रहे हैं आप? नहीं देखिए, मैं जनरल जनरल नरवणे के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। हमारे आर्मी चीफ थे। जैसा मैंने पहले भी बताया, अब उनके पास क्या हुक्म थे, किस तरह की रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर इम्पोज़ की गई थी, क्या उनको बताया गया था कि आप एक्शन नहीं लेंगे, ये सब मुझको नहीं मालूम। तो जैसा मैंने बोला उस समय उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, क्या बोला, शायद आप उनको प्रोग्राम में बुला के पूछ सकते हैं। एक बार वो आ चुके हैं लेकिन इन दिनों बात करनी पड़ेगी उनसे। सर, जनरल नरवणे की किताब से मुतल्लिक सवाल तो निधि ने कर लिए। मेरा आपसे ये सवाल है कि एक फ़ौजी जो आप जैसी पोज़ीशन पे या आर्मी चीफ़ जैसी पोज़ीशन पे इतने क्रूशियल रोल प्ले करता है। पॉलिटिकल डिबेट, सर्जिकल स्ट्राइक पे भी बहुत पॉलिटिकल डिबेट्स हुई। आजकल जनरल नरवणे की किताब पॉलिटिकल डिबेट के सेंटर में है। अब सड़क पे लोग बात करते हैं, यार जनरल नरवणे ने सही लिखा है कि गलत लिखा है? जनरल नरवणे सच्चे हैं कि झूठे हैं? ऐसे में मैं आपकी टिप्पणी इस पे चाहता हूँ कि भाई पॉलिटिकल आप बहसें कर लीजिए संसद के अंदर या संसद के बाहर, लेकिन एक फौजी जिसने पूरी जिंदगी देश के लिए लगा दी, उसकी ईमानदारी पे, उसकी देशभक्ति के ऊपर ही सवाल उठने लगते हैं। तब आपको कैसा लगता है और इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, बुरा लगता है क्योंकि अ, मैं मानता हूँ आर्मी एक बिल्कुल एपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अ, जब हम कमीशन होते हैं और कसम खाते हैं, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पर कसम खाते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे। हम ये नहीं बोलते कि जो गवर्नमेंट है उसको अपहोल्ड करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे। मेरा ये भी मानना है कि नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो गए हैं बिल्कुल। और नेशनल सिक्योरिटी पर एक कॉमन पर्पस होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का। भाई नेशनल सिक्योरिटी क्या चीज़ है, किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, ये सब मिलकर सबको मिलकर सोचना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा, एक तो एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए, उसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों को थोड़ा सा कॉमनली बैठकर और इस चीज़ पर बात करें, और एक रास्ता बनाएं कि देखिए कॉमन नेशनल सिक्योरिटी पर ये हमारा अप्रोच है, इस तरह से हम बिहेव करेंगे। और दूसरा है कि आर्मी को पॉलिटिकल डिबेट्स में मत खींचिए। जब आप पॉलिटिकल डिबेट्स में खींचेंगे कि मेरे टाइम में मैंने आर्मी को बहुत अच्छा देखा है और किसी के टाइम में इनको अच्छा नहीं देखा जाता था, हमने इनका ज़्यादा किया है आर्मी के लिए। मेरी 40 इयर्स की सर्विस में मैंने ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं देखा जो बोले कि हमको आर्मी से प्रेम नहीं है, या हम आर्मी को इक्विप नहीं करेंगे, या हम नेशनल सिक्योरिटी को बैक सीट देंगे। तो एक अगर कॉमन अप्रोच हो जाए तो वो बेहतर है। क्या आपको लगता है कि
चूँकि 40 साल की सर्विस एक बहुत बड़ी सर्विस है, आपने पिछले कई सरकारें देखी हैं, गवर्नमेंट्स देखी हैं। सरकार कुछ ज़्यादा पॉलिटिकली फ़ौज के काम का कुछ ज़्यादा ही क्रेडिट सरकारें ले ले रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये पहले से ज़्यादा हो रहा है? देखिए अ, आर्मी का आर्मी का जो परफॉर्मेंस है या आर्मी जो करती है उसका पॉलिटिशियंस एडवांटेज लेते हैं। ये कोई मेरे हिसाब से कोई नई बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने बोला कि आपकी पॉलिटिकल डिबेट्स में बार-बार आर्मी को मत लेके आइए कि हमने अपने समय में आर्मी के लिए ज़्यादा अच्छा किया है और हुँ। पहली गवर्नमेंट्स ने इतना अच्छा नहीं किया था। हुँ, हुँ। मेरे हिसाब से ये फिर पॉलिटिकल डिबेट अब अगर आर्मी ने कुछ अच्छा ऑपरेशन किया है तो गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई देखिए हमारी गवर्नमेंट के समय में आर्मी ने एक अच्छा ऑपरेशन किया। वो हम मानते हैं वो हाँ, ठीक है वो हाँ, बट ये कि हर बात में आर्मी को बीच में खींचना कि देखिए ये तो आर्मी के खिलाफ हैं। मैंने कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं देखी जो अपनी इंडियन आर्मी के खिलाफ हुई। एक सवाल और सर जनरल नरवणे की किताब का जो पूरा एक डिबेट चल रहा है उसी बीच में हाल में एक खबर आई कि सरकार जो है वो 20 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड पे विचार कर रही है। फौजी अफसर रिटायर होने के 20 साल के बाद किताब ही नहीं लिखेगा। क्या टिप्पणी है आपकी? ये क्या मतलब इसे आप एक गैग ऑर्डर जैसा मानते हैं? हालाँकि अभी उस पे विचार हो रहा है, लेकिन 20 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड आपको क्या लगता है कि ये एक तरह की एक जबरन रोक है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होनी चाहिए जैसा आपने पहले भी कहा? देखिए मेरे हिसाब से गलत है और गलत इसलिए है कि मिलिट्री हिस्ट्री एक देश की हिस्ट्री का एक बहुत ही बिल्कुल। अहम हिस्सा है हुँ, और अगर आप इसके बारे में लिखेंगे नहीं, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे एक बड़ा फेमस कोट है कि अगर आप हिस्ट्री को याद नहीं रखेंगे तो फिर आप हिस्ट्री को रिपीट करेंगे। हुँ, जो गलतियां हुई थी उन्हीं को रिपीट करेंगे। हुँ, अ, और हमारे लिए जैसे आर्मी में तो बहुत ज़रूरी है, हमारा एक सब्जेक्ट होता है मिलिट्री हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, उससे हम लेसन्स सीखते हैं कि भाई क्या हुआ था, कैसा हुआ था, गलत हुआ, सही हुआ। तो इस चीज़ में देखिए ये अभी की बात नहीं है, इसमें हमारा इंडियन रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। हुँ, 1962 हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट, जो 1962 लड़ाई की थी वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। 1971 वॉर की जो हिस्ट्री है आ गई है, पर वो कहते हैं अनऑफिशियल हिस्ट्री है। हुँ, कारगिल वॉर की कोई हिस्ट्री नहीं लिखी गई। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से एनकरेज करिए। देखिए जो लिख रहा है उसकी भी कोई जिम्मेवारी है। बिल्कुल। अ, आप अगर हाई पोजीशंस में हैं, आप बैठे हैं, आपने कॉन्फिडेंशियल कॉन्वर्सेशन सुनी है, इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स अटेंड करी हैं, तो वो सब ध्यान में रख के कि जैसा मैंने कहा काफ़ी चीज़ें पॉलिटिकली सेंसिटिव हो गई हैं, जी। तो वो सब ध्यान में रख के आप लिखिए। लेकिन ये गैग ऑर्डर तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। हुँ। सर पॉलिटिकली सेंसिटिव हो गई हैं चीज़ें, मैं इससे एक स्टेप आगे जा रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में हमारे देश में रिलीजियस पोलराइज़ेशन पहले से ज़्यादा हुआ है? और क्या उसका कोई असर आप फ़ौज में देखते हैं? देखिए रिलीजियस पोलराइजेशन हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जी। हम देख रहे हैं। जैसा मैंने बताया आर्मी का एक ईथॉस है, एक कल्चर है कि एक बार आपने यूनिफ़ॉर्म पहन ली अ, तो आप फिर ये नहीं देखते भई इसका क्या धर्म है, क्या रिलिजन है। अ, हाल ही में एक केस हुआ था मैं जो लेफ्टिनेंट सैमुअल केस से ही मैंने क्यों लिया है। हाँ, तो कि मेरे हिसाब से वो सही था। हुँ, कि अगर आप बोलें कि मैं अपने ट्रूप्स का रिलीजन और उस फंक्शंस में नहीं जा सकता। अ, आपके मेजॉरिटी ऑफिसर्स हिंदूज़ हैं और वो यूनिट्स कमांड करते हैं जैसे कि नागा रेजिमेंट जिसमें सारे क्रिश्चियंस हैं। अगर कल वो हिंदू ऑफिसर्स बोलें कि हम और किसी के चर्च में नहीं जाएंगे या गुरुद्वारे नहीं जाएंगे, अ, जो हमारा
ईथॉस है फौज का, जिस पर वो चलती है, वो सब फिर खराब हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो रिलीजियस पोलराइजेशन हो रहा है वो खासकर आर्मी में इतना इफेक्ट नहीं है। पर मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो सीनियर लीडरशिप है उनको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। कभी कभी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में सीनियर ऑफिसर्स जा रहे हैं अपने रिलीजियस फंक्शंस में, आप जाइए, उसमें कोई रोक नहीं है। पर इसको ज़्यादा सोशल मीडिया पर दिखाना कि देखो मैं यहाँ गया हूँ, मैं वहाँ गया हूँ, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो सर मेरा अगला सवाल यही है कि हाल में खबर आई कि एक जग्गी वासुदेव जो एक ईशा योग फाउंडेशन चलाते हैं सदगुरु, उनके प्राइवेट कार्यक्रम में 3 बड़े सेना के अफ़सर अपनी सेना की वर्दी के अंदर स्टेज पर मौजूद थे। काफ़ी उसको लेकर शोर मचा। आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए ऐसा है, आपको मालूम है कि वहाँ रक्षा मंत्री भी आए थे। जी। अब मुझे मालूम है कि अगर डिफेंस मिनिस्टर कहीं आ रहे हैं फंक्शन में तो आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी ने भी एयरफोर्स ऑफिसर्स रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि डिफेंस मिनिस्टर है तो मैं नहीं जाऊंगा। मेरे हिसाब से पॉलिटिकल लीडरशिप की ये जिम्मेवारी है कि ऐसे फंक्शंस में जहाँ कुछ रिलीजियस बैकड्रॉप हो, अवार्ड्स के बारे में भी रिटन इंस्ट्रक्शंस हैं कि ऐसे अवार्ड्स डिस्करेज करने चाहिए जो कि ऑफिशियल नहीं है। हमारे ऑफिशियल अवार्ड्स हैं, प्रेसिडेंट हमको अवार्ड्स देते हैं। तो मेरे हिसाब से पॉलिटिकल लीडरशिप को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए कि देखिए ऐसे फंक्शंस में मिलिट्री ऑफिसर्स को शामिल ना करें जहाँ पर जैसा आपने बोला कि उनके अपने कॉन्डक्ट पर, उनके अपनी प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठते हैं। सो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में आई थिंक आई वुड से that the political leadership needs to be more sensitive and not get these people to such functions. सर एक बार फिर से जनरल नरवणे वाली डिबेट पे मैं आ रहा हूँ कि अ, कुल मिलाकर सीधा सा सवाल है कि एक डिबेट शुरू हुई, राहुल गांधी ने संसद के अंदर कुछ सवाल उठाए और सरकार ने उसके ऊपर चुप्पी साध ली या जो भी रवैया था। आपकी क्या टिप्पणी है? सरकार के रवैये पर कुल मिलाकर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए पार्लियामेंट है, डिबेट होना चाहिए हुँ, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पर अगर आप मिलकर बात करेंगे तो एक कॉमन अप्रोच, एक कॉमन तरीका निकलेगा कि किस तरह से इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी हमको हैंडल करना चाहिए। ये डिबेट नहीं करना या बोलना ये बात नहीं हो सकती, मेरे हिसाब से तो फिर पार्लियामेंट फंक्शनिंग का क्या मतलब है। डिबेट होनी चाहिए थी। सर आपने बॉर्डर या बॉर्डर 2 देखी है क्या? बॉर्डर तो देखी, बॉर्डर 2 नहीं देखी। ओके। उसमें भी एक टैंक का ही पूरी फ़िल्म में मतलब ये था कि पाकिस्तान की तरफ से एक टैंक आ रहा है और मोर्चे पर एक सेना की टुकड़ी खड़ी है और फिर सनी देओल जो उस टुकड़ी को लीड कर रहे थे, उन्होंने अपने लेवल पे ही उस युद्ध का सामना किया और जीत गए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो क्या परिस्थितियाँ रही होंगी कि एक टैंक चाइना का टैंक जब आ रहा था, तब मामला जो है वो भारत के प्रधानमंत्री तक पहुँचा थ्रू जनरल नरवणे जो कि सेना चीफ थे उस समय। एसओपीज़ क्या रही होंगी? जनरल नरवणे की बुक पर बहुत सवाल हो रहे हैं आज। जी। नहीं देखिए, जैसे मैंने बोला सिचुएशन अलग है। अब जब लड़ाई हो रही है, वॉर डिक्लेयर्ड है बिटवीन द टू साइड्स, 1971 वॉर है, उस समय तो ऑब्वियसली जो ग्राउंड पर है वो काम करेगा। जनरल नरवणे के ऊपर क्या इंस्ट्रक्शंस थे, क्या रेस्ट्रिक्शंस थी, कुछ उन्होंने बोला भी है कि क्योंकि लड़ाई तो नहीं हो रही थी, टेंशन थी दोनों साइड में, और मेरे हिसाब से दोनों साइड ये भी चाहती थी कि ऐसा एस्केलेशन नहीं हो। अब तो इसलिए कुछ रेस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट ने लगाई है उन पर क्या था, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि मुझे इंस्ट्रक्शन लेनी ही पड़ेगी बिफोर टेकिंग सम एक्शन। वो सब मुझको नहीं मालूम है। बट जैसा मैंने आपको बताया, देखिए जब
ऐसे हालात हैं कि कोई आ रहा है आपके ऊपर हमला करने, तो नॉर्मली ग्राउंड कमांडर्स ही हैं जो डिसीजन ले लेते हैं। सर, जो इस तरह की जो एक लाइन कही जा रही है, जो उचित समझो वो करो, फ़ौज के लिए इसका क्या मतलब होता है? क्या ऐसी कोई लाइन कही जाती है और उसका इंटरप्रिटेशन फ़ौज या जो भी कमांडर्स हैं, वो कैसे करते हैं? नहीं, नहीं, तो इसका मतलब है कि देखिए ग्राउंड पर अब एक आप पॉलिटिकल लीडर बैठा हुआ है दिल्ली में, वो तो नहीं आपको बता सकता कि भाई किस तरह से आप ट्रूप्स अपने डिप्लॉय करो, कौन सा हथियार फायर करो, किस तरह का प्लान बनाओ। तो वो तो ऑब्वियसली आपको ब्रॉड डायरेक्शंस देते हैं और कहते हैं ये हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, और इस हिसाब से मिलिट्री प्लानिंग, मिलिट्री एक्सिक्यूशन वो मिलिट्री कमांडर्स का काम है। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ उस समय गलत नहीं कहा गया कि भाई जैसा आप ठीक समझते हो ग्राउंड पर वैसा आप काम करिए। सर, एक चर्चा जो चर्चा क्या मतलब ये हुआ ही जो आप कांग्रेस पार्टी के करीब आए, आपने इलेक्शन के लिए विज़न डॉक्यूमेंट बनाने में उनकी मदद की। वो सारी परिस्थितियाँ, वो किस तरह की बातचीत हुई? क्यों आप उस साइड गए? हाँ, इसमें कोई करीब आने की बात नहीं है। देखिए, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी का डिस्कोर्स देखें और काफ़ी राइटिंग्स आप देखें, तो एक जो क्रिटिसिज्म आता है कि इंडिया के पास नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी नहीं है, और इंडिया नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अभी तक रिटन डॉक्यूमेंट के हिसाब से नहीं बना सका है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे अप्रोच किया कि आप हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया का एक डॉक्यूमेंट बनाइए, जो हमारा मैनिफेस्टो का पार्ट होगा। अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो उनकी वेबसाइट पर वो डॉक्यूमेंट है। वो कांग्रेस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी नहीं थी, वो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी थी। और जब उन्होंने मुझसे बोला और मैंने अग्री किया, क्योंकि एटलीस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कह रही है कि हम एक रिटन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, और उसके कुछ हिस्से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी डाले थे। तो मेरा इंटरेस्ट प्योरली ये था कि एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट आए बाहर, उस पर आप डिबेट करिए, उसके बाद क्वेश्चन करिए, जो भी करना है आप करिए उसको, बट एटलीस्ट एक डायरेक्शन है कि ये है हमारी सोच इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के बारे में। सो इतना ही था, उसको मैंने डॉक्यूमेंट दे दिया। और क्या आप शेयर करना चाहेंगे उस दौरान जब राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने अपना क्या विज़न बनाया बताया था? वो ये सवाल इसलिए अहम है कि आज राहुल गांधी जो कुछ भी सवाल सरकार से पूछ रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी, चाइना पाकिस्तान पॉलिसी को लेकर, तो उनको देश के लिए खतरा बताया जा रहा है और सरकार के एक मंत्री की तरफ से। तो आप इसको कहीं जोड़कर राहुल गांधी के नेशनल सिक्योरिटी विज़न के बारे में कुछ अगर शेयर करना चाहें? देखिए, मेरी उनसे बात हुई, दो डिस्कशन हुई थी। पहले डिस्कशन में हमारी कुछ जनरल बातें हुई इसके बारे में। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बना सकते हैं तो वो बना के दे दीजिए। जो कमेंट आप बोल रहे हैं कि देश का खतरा वगैरह, आप देखिए ये सब पॉलिटिकल कमेंट्स हैं। मेरे हिसाब से इनको ज़्यादा सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं जानना चाहूँगा अगर आप शेयर कर पाएँ कि राहुल गांधी ने अपना क्या विज़न बताया था? ऐसी कोई कुछ आपको याद हो? नहीं, नहीं, देखिए, ऐसा कोई विजन नहीं बताया था। हमारी डिस्कशन हुई थी ओनली ऑन नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़। जैसे मैंने बोला, डिस्कशन हुई उसके बारे में, और डिस्कशन के बाद उन्होंने कहा कि अगर ये जो हमारी बातचीत हुई है, अगर इसको आप एक डॉक्यूमेंट बना दीजिए। डॉक्यूमेंट बनाने में उनका कोई रोल नहीं था। वो डॉक्यूमेंट मैंने और हमारी एक छोटी सी टीम थी, हम सब ने मिलकर उसको बनाया था। आपने करीब 40 साल सेना के साथ काम किया और मतलब हर विचारधाराओं की सरकारों के साथ आपका काम रहा। मेरा एक एफएक्यू टाइप का एक सवाल है कि आपको बुनियादी तौर पर कांग्रेस पार्टी या बीजेपी की जो नेशनल पॉलिसी, पाकिस्तान, चाइना, यूएस के साथ जो पॉलिसी, इसमें कोई बुनियादी फ़र्क लगता है? क्योंकि इस समय देश में जो बातचीत हो रही है, उसमें ये सारे मुद्दे बहुत रिलेवेंट हो गए हैं और इसी से सारी चीज़ें जो है वो
मतलब कैरेक्टराइजेशन किया जा रहा है कि सरकार मजबूत है या नहीं, या विपक्ष के नेता देश के लिए कोई एसेट हैं या खतरा हैं, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, ये कहना सही है कि जो अभी बीजेपी लीडरशिप है, खासकर प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने कुछ डिसाइसिव एक्शंस लिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं क्रॉस बॉर्डर इंसिडेंट्स, कि टेररिज्म के खिलाफ किस तरह से एक्शन लेना। तो डिसाइसिवनेस तो है, इसमें कोई शक नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखें, जैसा मैंने पहले बोला, ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है जो बोलती है हमें नेशनल सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं है, या इवन फॉरेन रिलेशंस आप देखिए तो पहले हम बोलते थे नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉन अलाइन रहेंगे, अब हम बोल रहे हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ज़्यादा फ़र्क नहीं है इन दोनों में, कि इंडिया को अपना एक इंडिपेंडेंट पाथ लेना है। जो मैंने अपनी सर्विस में देखा है, किस तरह से आप नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ को डील करते हो, किस तरह से आप बॉर्डर इश्यूज़ को देखते हो, इसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि ज़्यादा फ़र्क दिखा है कि कोई गवर्नमेंट इन चीज़ों को इग्नोर करेगी। हो सकता है उस समय क्या हुआ, किस तरह से क्या सर्कमस्टांसेस थे, तो उन्होंने ठीक समझा कि अब इस तरह से डील करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि देखो नेशनल सिक्योरिटी की तरफ हम ध्यान नहीं देते। तो फिर पाकिस्तान जैसी जो प्रॉब्लम है, उसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन आप कैसे देखते हैं? क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स या फिर क्रॉस बॉर्डर डायलॉग्स? क्योंकि ये पिछले 10-20 सालों की जो सरकार है, इसका 2 अलग-अलग, एक सरकार जो पहले वाली यूपीए थी, उसमें डायलॉग्स की बात ज़्यादा होती थी। इस सरकार ने ग्राउंड पर वहाँ घुस कर मारा। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन किधर की तरफ, किससे मिलेगा? देखिए, मेरी तरफ से लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एक मिक्स है। ये नहीं बोल सकते कि मतलब सिर्फ हर बार क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन से जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के साथ, वो सुधर जाएंगी। और ये भी नहीं बोल सकते कि अगर सिर्फ डायलॉग करेंगे तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि इतने साल से जो डायलॉग हुआ है उसमें इतना कुछ रिज़ल्ट नहीं निकला है। तो मिक्स है कि एक स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए अगर उन्होंने कुछ किया। मेरे हिसाब से डायलॉग का दरवाज़ा बिल्कुल बंद करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कॉन्वर्सेशन नहीं होगी तो हल कैसे निकलेगा। और इसके साथ साथ आप ये भी देखिए, अभी पाकिस्तान का मेन मुद्दा एक है कश्मीर। तो अगर आप कश्मीर की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दें तो मुद्दा ही हट जाएगा। तो एक मिक्स अप्रोच, एक्सटर्नल इंटरनल, डायलॉग, फोर्स, ये सब मिक्स करके आई थिंक वुड बी अ बेटर स्ट्रैटेजी। मेरी तरफ से एक लास्ट सवाल सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई। उसमें सेना ने शौर्य दिखाया, लेकिन उसका एक पॉलिटिकल फॉलोआउट भी हुआ, और बार-बार ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने वॉर रुकवा दी। सरकार ने कभी उसको एडमिट नहीं किया, और ऑपोजिशन ने इसको माना कि सरकार की कमज़ोरी थी और नरेंद्र मोदी की ये कमज़ोरी थी। आपकी कोई ओपिनियन इस पर? देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन बहुत अच्छा था। 4 दिन का ऑपरेशन था, और उसमें जिस तरह से 9th 10th को पाकिस्तानी एयर बेसिस पर अटैक हुआ था, ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ था। अब किसने लड़ाई रुकवाई, क्या हुआ, क्या हम चाहते हैं कि अगर हम सोचते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव, हम सक्सेसफुल हो गए हैं अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, तो क्या फिर मतलब लड़ाई लड़ते रहें, क्योंकि उसका भी कॉस्ट होता है। सो आई थिंक ये इसको ऑपरेशन सिंदूर को पॉलिटिकली दूर रखें। क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड आई थिंक वी शुड जस्ट सेलिब्रेट किया इट वाज अ सक्सेसफुल ऑपरेशन। एक लाइन हम लोग आजकल बड़ा सुनते हैं इस नई सरकार में कि ये नया भारत है, घुस कर मारता है। तो मैं जब पिछला भारत देखता हूँ, ये जो नया भारत है, इसमें इसके पहले क्या कोई ऐसा भारत भी था क्या कि जो घुस कर नहीं मारता था? ये भारत ने नया-नया सीखा है? क्योंकि हमारे सर ज़हन में 1971 का वॉर है कि 2 टुकड़े हो गए पाकिस्तान के,
1999 का करगिल वॉर है, जिसमें भी भारत की जीत मिली, जो हमें पता चली सरकारों के द्वारा और रिपोर्ट्स के द्वारा। तो ये वो कौन से भारत थे? क्या वो घुसकर नहीं मारते थे, या अभी का ही भारत घुसकर मारता है? ये हम कंफ्यूज होते हैं। वो पिछला भारत नहीं मारता था क्या? नहीं नहीं, जैसे मैंने आपको बोला, देखिए ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं देखी मैंने जो कहे कि हम नेशनल सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं देंगे या मिलिट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा रोक लगाएंगे। ऐसा भी नहीं है। अगर आप देखिए, आप जम्मू कश्मीर ही देख लीजिए। पीक टेररिज्म था 2001 में। जी। 2001 में टोटल डेथ्स सिक्योरिटी फोर्सेस, टेररिस्ट, सिविलियंस की तकरीबन 4000 से ज़्यादा थी। ये था 2001 में वायलेंस लेवल्स। 2012 तक वो वायलेंस लेवल गिर के जहाँ तक मुझे याद है 112 डेथ थी। तो देखिए 4000 से कंट्रोल होकर सिचुएशन कितनी आ गई। क्रॉस बॉर्डर भी काफ़ी फायरिंग होती थी, काफ़ी अटैक्स होते थे। तो ऐसा, जैसे मैंने बोला, ऐसा नहीं है। और आपने 71 और कारगिल की भी बात की। 2005-06 में गवर्नमेंट ने ये 70 इंडिया चाइना बॉर्डर रोड्स का अप्रूवल दिया था। चाइना के खिलाफ और फोर्सेस रेज करने का 2008-09 में अप्रूवल आया था। तो ऐसा नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी इग्नोर की गई थी। बट जैसा मैंने आपको बताया, ये गवर्नमेंट थोड़ी और डिसाइसिव है कि जैसे कुछ होगा तो हम एक्ट करेंगे। तो ये इनका तरीका है और उनका कोई तरीका था। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने नेशनल सिक्योरिटी इग्नोर कर दी हो और कहा कि ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। सर, जब सेना का जिक्र होता है तो एक इस तरह की धारणा बनाने की कोशिश होती है कि सेना पर सवाल मत करो। सेना पर सवाल कर दोगे तो देशद्रोही हो जाओगे। आपका क्या मानना है सर? मान लीजिए कि हम ये सवाल क्यों ना करें कि हमारे देश के जो जवान बॉर्डर पर हैं, उनके पास क्या ठंड के इक्विपमेंट्स इतने अच्छे हैं कि वो द्रास, करगिल या और सियाचिन की ठंड को बर्दाश्त कर सकें? एवलांच में वो शहीद ना उनको होना पड़े, उनको जब ज़रूरत हो तो एयरलिफ्ट किया जा सके। इस तरह के सवाल अगर हम सेना के अधिकारियों से भी पूछ दें और सरकारों से भी पूछते रहें, तो क्या हम देशद्रोही हो जाते हैं इस तरह के सवाल कर देने से? या सेना में करप्शन के अगर हम सवाल पूछ दें तो क्या हम देशद्रोही हो जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं। और मेरा ये मानना है, मैंने लिखा भी है इसके बारे में, कि देखिए जेन्युइन सवाल उठने चाहिए। और बिल्कुल जो आपने दुरुस्त बात की है कि उससे हमारी कैपेबिलिटी और बढ़ेगी। अगर आप सवाल उठाएंगे, जैसे आपने बोला कि सब कुछ इक्विपमेंट है कि नहीं है, तो उससे हमारा ही फ़ायदा होता है। तो ऐसा मतलब सोचना कि अगर बिल्कुल सेना के बारे में बात ही नहीं करिए, इसका नुकसान सेना के ऊपर अपने आप होगा। सर, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस इलाके से आता हूँ, वहाँ ज़मीन को लेके बड़ा एक इमोशनल अटैचमेंट है। जिस समाज से मैं आता हूँ कि वहाँ ज़मीन पर जब झगड़ा-वगड़ा लगता है तो स्पष्ट कहा जाता है कि भाई, जो सामने वाली पार्टी अगर ज़मीन पर कब्ज़ा करने आ रही है तो जो मीन्स का इस्तेमाल करना, अपफ्रंट होकर इस्तेमाल कर लेना है। मैं इस बात को देश के रूप में जब सोचता हूँ तो भी मैं सोचता हूँ कि सरहद पर यही फीलिंग होती होगी कि हमारे ज़मीन की हमें रक्षा करनी है। बात नरवणे साहब की हो रही थी और पोस्ट गलवान के बाद तो हम लोगों ने चाइना के साथ एंगेजमेंट को लेकर नीतियाँ बदली, लेकिन गलवान से पहले तो था कि फायर आर्म्स का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। तो अगर सेना चीफ ये पूछ रहा हो कि क्या किया जाए, तो उसमें केवल इतना कह देना कि जो उचित समझो वो करो, उसमें वो कैसे डिफाइन करता सर कि उसे हथियार का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, जो कि नीति में ही नहीं था? टैंक को टैंक से रौंदना है कि नहीं रौंदना है? तो ये डिसीजन अगर ऐसा कहा गया है किताब में, तो क्या और स्पष्ट लीडरशिप की तरफ से नहीं होना चाहिए था कि जरूरत पड़े तो हथियार चला दो? नहीं, तो ये किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। नहीं सर, नीति ही जब नहीं थी उस समय कि आप फायर नहीं करोगे। ये मुझे नहीं मालूम, इसीलिए मैंने कहा कि क्या रेस्ट्रिक्शन थी, क्या बोला गया था कि बिल्कुल कुछ फायर नहीं करोगे या कुछ भी नहीं करोगे जब तक हमसे नहीं पूछोगे, ये मेरे को नहीं मालूम। लेकिन मैं अपने आप बॉर्डर पर इतने साल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप देखते हैं कि आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी एक सोल्जर की खतरे में है,
तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर कि किस तरह से आप करिए। मेरा ये मानना है कि उस समय जब एक पोटेंशियल हमला हो रहा है आपके पोजीशन के ऊपर, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि रक्षा मंत्री क्या बताएंगे? क्या बताएंगे कि यहाँ टैंक ऐसा करो कि 2 किलोमीटर दाएं से लेके जाओ या बाएं से लेके जाओ? वो तो नहीं बता सकते उस टाइम। तो उस टाइम उन्होंने जो बोला कि ठीक है, जो आप ठीक समझते हैं वो करिए, वो मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल ठीक था। ये सवाल क्यों पूछा गया, वो एक दूसरी बात है कि क्या ऐसी रेस्ट्रिक्शंस थी कि आपको फ़ोन उठाकर एक्शन लेने से पहले पूछना ही पड़ा? मेरा सवाल इंडियन मिलिट्री की जो कास्ट कंपोजिशन है उसको लेकर कई बार बात होती है। एक आर्टिकल छपा जब पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, तो उनका कास्ट क्लासिफिकेशन छापा एक मैगजीन ने, तो उस पर बहुत हल्ला मचा था। और जब हम अपने गांव में भी देखते हैं कि कोई बंदा है जो सर्व कर रहा है, वो छुट्टी आता है, तो वो उसने वो टी शर्ट पहनी है या वो पहनी जिस पे उस कास्ट का या उस रेजिमेंट का नाम लिखा है। लेकिन आप दूसरी तरफ कह रहे थे कि हम जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हम ये नहीं देखते कि किस बिरादरी या किस धर्म से आते हैं। तो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं, और आपका इस पर ओपिनियन क्या है? देखिए, कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। तो आर्मी में 2 तरह की यूनिट्स हैं। देखिए, सो बाकी जैसा लॉजिस्टिक यूनिट्स हैं, एएससी, ईएमई, इंजीनियर्स, सिग्नल्स, ये हैं ऑल कास्ट, ऑल इंडिया ऑल कास्ट। ऑल इंडिया ऑल कास्ट। जो इन्फेंट्री है, जो कि आर्मी का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स कुछ हैं, वो कास्ट बेसिस पर हैं या रीजन बेसिस पर। सो जैसे मैं इन्फेंट्री से हूँ, मैं गुरखा राइफल्स का हूँ, तो मेरी यूनिट में सब गुरखा जवान थे। कुछ नेपाल से थे, कुछ देहरादून से, कुछ फिर जैसे गढ़वाल रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, ये उसी रीजन से आते हैं। इसमें अब ये ठीक है कि गलत है? मेरे हिसाब से, और मैं इन्फेंट्री से हूँ, और इन्फेंट्री ये है कि जो सबसे पहले आगे हमला करेगी वो पैदल सेना वही है। इससे हमें लगता है कि फ़ायदा होता है कि एक ही गांव के लोग हैं, इकट्ठे, कस्टम्स एक जैसे हैं, उससे थोड़ी और बॉन्डिंग बढ़ती है, और लड़ाई में हमें लगता है उससे फ़ायदा होता है। बट बाकी जो रेस्ट ऑफ द आर्मी है, मान लीजिए 70% ऑफ द आर्मी, वो ऑल इंडिया ऑल कास्ट है। जब रिक्रूटिंग होती है तो एक हर स्टेट का रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन का एक फिगर है कि हम चाहते हैं कि उस स्टेट से इतने लोग लें। ये भी होता है कि कभी कभी उतनी रिक्रूटमेंट आती नहीं है। गुजरात ले लीजिए, कुछ सदर्न स्टेट्स ले लीजिए, उनमें हम चाहते हैं कि जैसे 100 लोग रिक्रूट करें, पर वो रिक्रूटमेंट के लिए उतने लोग मिलते नहीं हैं। इसीलिए थोड़ी नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे कि ज़्यादा वो पॉपुलेशन है आर्मी में उन सोल्जर्स की। बट आई थिंक जो ओवरऑल, जो मैंने आपको बताया कि भाई मेरी क्या कास्ट है, मेरी क्या क्रीड है, ये एक बार यूनिफॉर्म पहन ली, हम ये नहीं सोचते फिर कि यार ये क्रिश्चियन है तो हम इसके साथ ऐसा बिहेव करेंगे, या ये मुसलमान है, मुस्लिम है तो ऐसा बिहेव करेंगे, या हिंदू है तो ऐसा होना चाहिए। वो सब नहीं है। देखिए, लड़ाई में आपका साथी, लेकिन जब आप बात इन्फेंट्री की भी कर रहे हैं, तो मतलब क्या आप उस सो कॉल्ड मार्शल रेस की थ्योरी में बिलीव करते हैं? नहीं, देखिए, मार्शल रेस की थ्योरी तो ब्रिटिश की थी, उसके बाद बाकी रेजिमेंट्स भी बनी हैं, महार, बिहार, कोई नागा रेजिमेंट नहीं थी, असम रेजिमेंट नहीं थी उससे पहले। ट्रेडिशन थी कि इस एरिया से कुछ लोग आते हैं, तो इसमें मार्शल रेसेस का कोई वो नहीं है। ये नहीं बोलूँगा कि जो पंजाब रेजिमेंट वाले हैं वो बिहार रेजिमेंट से तगड़े हैं, या ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मार्शल रेस थ्योरी ब्रिटिश के टाइम थी, अभी इसको कोई नहीं मानता।
अच्छा, अब इन्फेंट्री को मान लो आप, ठीक है, आप कह रहे हैं कि इन्फेंट्री का एक्सेप्शन है उस केस में, लेकिन प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड की जो यूनिट है उसको लेकर भी बहुत ये कंट्रोवर्सी होती है कि उसकी रिक्रूटमेंट भी लिमिटेड है और 3 ही कम्युनिटीज़ को प्रेफ़रेंस दी जाती है या उन्हीं को लिया जाता है। तो उस पर क्या टेक है आपका? देखिए आगे चलकर थोड़ा-थोड़ा ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से बदली होंगी। अब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में है कि भाई इतने लंबे लोग होने चाहिए और वो घोड़े पे बैठते हैं और एक जैसे ऐसे लगने चाहिए। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक इसकी ज़रूरत है कि आप ऐसे इन यूनिट्स में, छोटी-छोटी यूनिट्स में ऑल इंडिया ऑल कॉम्पोजिशन का उसको चेंज करिए। अच्छा, एक सवाल मेरा जो नैरेटिव वॉरफेयर है उसको लेकर है सर। आपका एक आर्टिकल भी है कि ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट जो नैरेटिव वॉरफेयर है वो कैसे काम करता है, उसको कैसे विन ओवर किया जाए। तो हालिया जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें जिस तरह का नैरेटिव वॉरफेयर चला दोनों तरफ से, और ग्लोबल स्टेज पे जो अभी ट्रंप का एक उदाहरण दिया गया, इससे पहले आपसे सवाल किया गया था, तो क्या लगता है आपको कि इंडिया उस नैरेटिव वॉरफेयर में क्या हम पाकिस्तान को सुपरसीड कर पाए या फिर उसमें हम कहीं पीछे रह गए? और इस तरह के ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट एक स्टेट को, एक आर्मी को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि वो नैरेटिव वॉरफेयर में भी वो लीड करें? देखिए नैरेटिव वॉरफेयर अगर आप मेरे से पूछें तो सिर्फ आर्मी का काम नहीं है, ये तो जैसे बोलते हैं होल ऑफ नेशन अप्रोच होना चाहिए। और ये सही है कि शुरू में हमारा नैरेटिव कुछ कमज़ोर था, खासकर इंटरनेशनल मीडिया में। अगर आप देखिए पहले 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर का जो न्यूज़ आउटलेट्स में, फॉरेन टीवी चैनल्स में यही था कि इंडिया ने कितने एयरक्राफ्ट लूज़ कर दिए हैं, इंडिया ने क्यों ऑपरेशन लॉन्च किया है, उसका क्या मकसद है, उसकी बातचीत ज़्यादा नहीं थी। और ये हम अपने आप भी मानते हैं कि नैरेटिव वॉरफेयर बहुत ज़रूरी है और इसको इम्प्रूव करने की और इसको और रिफ़ाइन करने की, और जैसे मैंने आपको बताया उसके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए, सिर्फ मिलिट्री ऑफिसर नहीं हो सकते। और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मैं आपको ये भी बोलूँगा कि हमारी जो कुछ टीवी चैनल्स थी उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ कर बात करी कि भाई लाहौर में हम इंडियन आर्मी पहुँच गई है और ये हो गया है। क्रेडिबिलिटी भी एक बात है कि अगर हमारी न्यूज़ चैनल्स ही ऐसी खबर देंगे कराची बॉम्ब हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, तो फिर ऑब्वियसली हमारी क्रेडिबिलिटी कम होती है, वो भी हमारा नैरेटिव की लड़ाई कमज़ोर होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि इन्फॉर्मेशन को होल्ड बैक करना, मतलब जब शुरू में सवाल यही आ रहा था कि भाई हमारे कितने जेट डाउन हैं, 5 हैं, 6 हैं, खबरें कोई आउटलेट लगा दे रहा था, बाद में डिलीट कर दे रहा था। तो एक बहुत कन्फ्यूज़न था और उस पे कोई क्लियर ब्रीफिंग कभी आई नहीं। तो आपको लगता है कि आर्मी को या स्टेट को या सरकार को उस इन्फॉर्मेशन के साथ दे नीड टू कम आउट वेरी क्लीनली, मतलब जनता में कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए? एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। देखिए लड़ाई है, कुछ लॉसेस तो होंगे। अगर हम सोचते हैं कि हम वैसे लड़ाई कर लेंगे हवा में और कुछ किसी का लॉसेस नहीं होगा, वो तो नहीं होता। अभी की बात ही नहीं है, आप बालाकोट वाले में भी यही हुआ था कि जब हमारा एक एयरक्राफ्ट MiG-21 वो शॉट डाउन, 5-6 घंटे तक कोई खबर नहीं थी और ऐसे ही अफवाहें उड़ रही थी। सो आई थिंक इट्स बेटर इन आज की एज में, सोशल मीडिया में, जो वहाँ पर लोकल कोई है वो अपने फ़ोन पर फ़ोटो खींच के भेज देगा, कुछ पता नहीं चलेगा किसी को। तो इसमें मेरे ख्याल में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। उससे अपनी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है कि जो ये नैरेटिव बोल रहे हैं ये सच है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे, जैसे दुनिया में चीज़ें हैं कि भाई कोई कंट्री टैक्स हेवन है, सेफ हेवन है किसी के लिए, कोई फिजिटिव है, किस तरह के लोग हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, जो रिटायरमेंट के बाद, या ब्यूरोक्रेट्स ले लीजिए, अब कोई भी बड़ा इस तरह का आदमी, तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं इस एरिया में जाके, इट्स पंचकुला, जीरकपुर या इसके आसपास का एरिया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इंडिया की जो सिटीज़ है उसके लिविंग स्टैंडर्ड्स पर बहुत डिबेट हो रही है। तो ये जो एरिया है दिल्ली और एनसीआर का, और एक वो एरिया है पंचकुला के आसपास का, तो उसको क्यों इतना प्रेफरेंस देते हैं और क्यों जो आर्मी के लोग हैं वो वहाँ बहुत ज़्यादा सेटल होते हैं? देखिए ऐसे 2-3 स्टेशन हैं। बैंगलोर में काफ़ी हैं,
चंडीगढ़ एनसीआर में है, पूना में है काफ़ी एक बड़ा पॉपुलेशन। ये जो ट्राई सिटी का एरिया है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एक तो सी कैपिटल के नज़दीक है, दिल्ली के नज़दीक है, और जिस तरह की यहाँ पोल्यूशन है वो वहाँ सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लस वहाँ पर काफ़ी आर्मी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको रिटायरमेंट के बाद चाहिए। अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कुछ क्लब्स हैं, हेडक्वार्टर हैं वहाँ पे, हिल्स के नज़दीक है, तो उसके काफ़ी एडवांटेज हैं कि इसीलिए आप देखेंगे कि वहाँ काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स और बाकी भी एक्स सर्विसमैन काफ़ी वहाँ सेटल हो गए हैं। और मेरा सवाल ये है कि डिसेबिलिटी फंड को लेकर जो अभी चर्चा हो रही है कि जिस पर सरकार ने टैक्स लगाने की बात कही है, उसको आप किस रूप में देखते हैं और आपकी तरफ से क्या होना चाहिए था? देखिए, ये तो एक प्रोविज़न है जो पता नहीं 100 साल से ज़्यादा से चली आ रही है। इसको आप मतलब मॉनेटरी तरीके से मत देखिए। ये एक रिस्पेक्ट थी जो गवर्नमेंट ने दी और कहा कि जो डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं उनको अपनी देखभाल के लिए कुछ ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, तो हम इसको टैक्स एग्जेम्प्ट करेंगे। आपने कुछ कुर्बानी दी है तो इसको हम रिवॉर्ड करते हैं। अब ये इसको बोलना कि हम इसको टैक्स करेंगे, मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत स्टेप है। मतलब फाइनेंशियली कोई मतलब नहीं है कि मतलब कितना उससे आप जो अगर टैक्स देना शुरू कर देंगे तो उससे क्या होगा। पर यही सॉर्ट ऑफ आइडिया फैलेगा, जैसे आप देख रहे हैं ट्विटर के ऊपर कि ये गवर्नमेंट एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड सोल्जर्स के सैक्रिफाइस को रिस्पेक्ट नहीं करती है, तो रेपुटेशन कॉस्ट है और फाइनेंशियल मेरे हिसाब से कुछ सेंस नहीं बनता। तो आई थिंक द गवर्नमेंट शुड रिव्यू अपनी डिसीजन को। जनरल साहब, बहुत ज़्यादा चर्चा 8वें वेतन आयोग की भी है और उसमें एक बड़ा चंक डिफेंस के जो लोग हैं उनका भी है। सभी जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जो डिले अब अभी तक हो रहा है, अब तो खैर 18 महीने के बाद जो होगा सो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा देरी नहीं हो गई? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि अगर आप देखें कि जो पिछला पे कमीशन था वो भी 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ, लेकिन उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन तो तकरीबन 1.5 साल के बाद आया था। पर वो बैकडेटेड जो भी सैलरीज हैं या इंक्रीज़ है वो मिल जाता है, तो इसमें मुझे कुछ इतना वो बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा कि 8th पे कमीशन अभी तक क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। लेकिन जब आप अपने साथियों से बात करते हैं, डिफेंस के लोगों से जब आप बात करते हैं, तो किस तरह की एक्सपेक्टेशंस उनकी हैं? बहुत ज़्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी रहती है हर बार। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं पे एंड अलाउंस के बारे में। एक तो अलाउंसेस के बारे में ये है कि देखिए, जिस तरह से हम जिन इलाकों में काम करते हैं वहाँ का आप ये एक्सेप्ट करिए, सियाचिन अलाउंस फॉर एग्जांपल, फील्ड एरिया अलाउंस, इसको थोड़ा बढ़ाइए, तो ये अलाउंसेस की एक बात है। जो पे की बात है जो काफ़ी दिनों से चल रही है वो है नॉन फंक्शनल अपग्रेड, NFU। सिविल सर्विसेज पुलिस में क्या होता है कि कुछ सालों के बाद आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, आपका प्रमोशन हो या ना हो, पर वो सैलरी आपकी इक्विवेलेंट बढ़ती रहेगी। आर्मी और मिलिट्री सर्विस कह रही हैं कि ये हमको भी एप्लीकेबल होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आपको मालूम है हमारा तो एक बहुत स्टीप पिरामिड है, बहुत ही कम प्रमोशंस होती हैं। तो जो प्रमोशन से छूट जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि कुछ साल के बाद हमारी भी सैलरी थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए, जैसा कि सिविल सर्विस में है। अब ये केस कोर्ट में है, चल रहा है, देखिए क्या होता है। बट ये मैं कह रहा हूँ 2 बड़ी डिमांड है कि एक अलाउंसेस
वैसे होने चाहिए, और अगर एनएफयू मिल जाए तो वो अच्छा होगा। चूँकि आप मंच पर आ रहे थे, इसलिए हमने अपनी जो दर्शक हैं उनसे भी पूछा था कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो 2 सवाल छोटे से उनकी तरफ से हैं। अमित बेनीवाल का सवाल है कि अग्निपथ योजना से हमारी सेना को क्या नुकसान हो रहा है या फ़ायदा? डिस्क्लेमर आगे उन्होंने जोड़ा है कि बिना किसी दबाव के जो सही है वही बताएँ। नहीं, कोई दबाव नहीं है, सही हुँ। बता रहा हूँ। देखिए, अग्निपथ स्कीम अब इम्प्लीमेंट हो चुकी है, और जो पहला बैच है 4 साल के बाद इस साल उसके 75% लोग निकलेंगे। मेरा मानना है कि ये टाइम है कि इस स्कीम को रिव्यू किया जाए। और रिव्यू किस लिए किया जाए कि 75% लोग जो निकल रहे हैं वो फिगर बहुत ज़्यादा है। और इसके मैं 2 आपको रीज़न देता हूँ। पहला तो है, देखिए, जो मिलिट्री स्किल्स जो आपको अक्वायर करनी है सर्विस में, वो बाहर सिविल में नहीं मिल सकती। बाहर कोई आपको नहीं बताएगा कि टैंक को कैसे चलाना है, या एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस कैसे होगी, या गन्स की मेंटेनेंस कैसे होगी, गन्स कैसे तो ये मिलिट्री स्किल्स हैं, बहुत स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं, और इनको डेवलप करने में काफ़ी समय लगता है। और 4 साल में आप थोड़ा बहुत प्रोफिशिएंट हो जाते हैं स्किल्स को, और फिर आप देख रहे हैं कि 75% निकल गए, और फिर बिल्कुल नए लोग आएंगे, फिर उनको फिर से ट्रेनिंग शुरू करना। तो इसमें थोड़ा सा स्किलिंग का इशू है कि आपके कितने वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स हैं। जैसा मैंने कहा, 75% निकालेंगे तो इसमें इशू है। दूसरा है, देखिए, हम बोलते हैं कि हमको यंग सोल्जर्स चाहिए, इसलिए हमने अग्निपथ स्कीम स्टार्ट करी है। यंग सोल्जर्स तो चाहिए, लेकिन लीडरशिप भी तो चाहिए, जूनियर लीडरशिप, एक्सपीरियंस चाहिए। अब आप मानिए कि एक यूनिट एलओसी पर चली गई, और उस यूनिट में मेजॉरिटी सोल्जर्स वो हैं जो पहली बार वहाँ गए हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और बहुत बड़े नंबर्स में हैं। उसका भी फिर आपकी किस तरह से वहाँ पे रिएक्ट करेंगे, बिहेव करेंगे, प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से ये नंबर्स कुछ ज़्यादा हैं, 75% निकलना। तो ये गवर्नमेंट अभी टाइम है, उसको रिव्यू करें और देखें कि किस तरह से इसको और ठीक बनाया जा सकता है। आपने रिव्यू की बात कही, कांग्रेस पार्टी ने तो कहा था कि हम तो रोल बैक के हक में हैं। रोल बैक हो जानी चाहिए, ऐसा आप मानते हैं? तो कांग्रेस पार्टी आएगी तो देखेंगे वो क्या करते हैं। आएगी, ऐसा लगता है कभी आएगी? ये कभी? मैं पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर ही रहता हूँ। ठीक है। लेकिन हुँ। देखिए, रिव्यू की ज़रूरत है। काफ़ी फोकस अग्निपथ का है कि इनकी रिहेबिलिटेशन कैसे होगी, और इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई है। अगर आप मुझसे पूछें एज अ मिलिट्री ऑफिसर, ठीक है, रिहेबिलिटेशन ज़रूरी है, मुझे ये देखना है कि इस स्कीम का इम्पैक्ट मिलिट्री पर कैसे पड़ रहा है, और इसीलिए मैंने कहा कि ट्रेनिंग, स्किल्स, एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। दूसरा सवाल हरीश यादव का है, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग फेज ऑफ योर सर्विस? Look, every phase is challenging in its own ways. तो जब आप यंग ऑफिसर हैं तो आपके चैलेंजेस अलग होते हैं, क्योंकि बिल्कुल आपको सोल्जर्स के साथ लीडरशिप उनके बिल्कुल आगे आगे चलना है। लाइफ इज टफ। मुझे याद है जब यंग ऑफिसर थे तो हम पेट्रोल्स में जाते थे हिमालयाज़ में। एक पेट्रोल 14-14 दिन का होता था। उस टाइम अलग चैलेंज है। जब आप कमांड में आते हो तो अलग चैलेंजेस हैं। जब आप बहुत ज़्यादा सीनियर हो जाते हो आपके चैलेंजेस अलग हो जाते हैं। फिर एकदम से वो डायरेक्ट लीडरशिप नहीं है, पर किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को ठीक रखा जाए, किस तरह से मोराल को बढ़ाया जाए, किस तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ इंटरैक्ट करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एक जो बड़ा चैलेंज मैं आपको बता दूं, लेकिन अलग अलग चैलेंज आते हैं सर्विस में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हुड्डा साहब, आप मंच पर आए। कैसा अनुभव रहा यहाँ पर? बहुत अच्छा। बहुत मुश्किल सवाल पूछे आप लोगों ने बट अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अगली बार मंच पर एक नए मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।